हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर यूट्यूब चैनल पर। आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग क्लास 10 के बच्चों के लिए जनवरी 2022 में जो नई मॉडल एक्टिविटी टास्क आई है उसके अलग अलग विषय को हल कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसी चैनल पर क्लास 10 के बच्चों के लिए 2022 एक्टिविटी टास्क के तहत क्लास 10 का गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और इतिहास, इन सभी विषयों को हल किया है। मैं आशा करता हूं आपने उन वीडियोस को देखा होगा। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले मॉडल एक्टिविटी टास्क के तहत ज्योग्राफी का जो प्रश्न पत्र बंगला शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है उसे देख लेते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर क्लास 10 के बच्चों के लिए बंगला शिक्षा पोर्टल पर ज्योग्राफी का जो प्रश्न पत्र दिया गया है उसी के अंग्रेजी रूपांतरण को देख रहे हैं। आप सब जानते हैं कि बंगला शिक्षा पोर्टल पर जो प्रश्न दिया गया है वे अभी भी अंग्रेजी और बंगला में ही है। उसका हिंदी रूपांतरित प्रश्न बंगला शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो यहाँ जो अंग्रेजी प्रश्न पत्र है मैं आप लोगों को उसे दिखा रहा हूँ, और इसके साथ आप लोगों के लिए जो हिंदी रूपांतरित प्रश्न यानी इस प्रश्न का हिंदी रूपांतरण हमने किया है वो आप अभी स्क्रीन पर देखेंगे। यह अंग्रेजी प्रश्न का ही हिंदी रूपांतरित प्रश्न है जो इस चैनल पर हमने आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे जो पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यानी यहाँ 1 अंक के 3 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ हर प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में जो सही है उसे हमें टिक करना है। जैसे प्रश्न संख्या 1 का जो उत्तर है ज्वालामुखी, ये होगा। प्रश्न संख्या 2 इसका उत्तर सन्निकर्षण होना चाहिए, और इसी प्रकार प्रश्न 1.3 का भी उत्तर होगा। इसके अलावा प्रश्न संख्या 2 हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कह रहा है, यानी इन खाली स्थानों पर उचित शब्द से हमें इन्हें भरना है। 2.2 स्तंभ ए और स्तंभ बी को हमें मिलाना है, यानी स्तंभ ए में जो 3 कथन हैं उन्हें स्तंभ बी के कथनों से हमें मिलाना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें संक्षेप में देने हैं। यहाँ 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें यहाँ 3.1 होगा, ये हमसे गलती हुई है, और ये 3.2 होगा। इसके अलावा प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। इसमें 3 अंक का एक प्रश्न हमसे पूछा गया है। मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए 3 निवारक उपायों को लिखें। इसके अलावा प्रश्न संख्या 5 के तहत हमें एक प्रश्न पूछा गया है जिसका अंक हमें 5 दिया गया है, यानी इस प्रश्न को हल करने के बाद हमें 5 अंक मिलेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आपने स्क्रीन पर देख लिया है, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें 1.1 के तहत हमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया जो बहिर्जात नहीं है वह है। ऑप्शन ए अपक्षय, ऑप्शन बी अनाच्छादन, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, या ऑप्शन डी बड़े पैमाने पर बर्बादी। हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। 1.2 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नदी द्वारा लाए गए अवसादों के दाने आपस में टकराते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, वे कहलाते हैं। आंसर है ऑप्शन डी सन्निकर्षण। 1.3 सही जोड़ी चुने। यहाँ जो 4 कथन है उसमें ऑप्शन सी नदी के मार्ग में कठोर चट्टान की परत के नीचे क्षैतिज रूप से रखी गई नरम चट्टान की परत जलप्रपात, यह कथन सही है, बाद बाकी कथन गलत है। ये थे प्रश्न 1 के उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2, उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो 2 रिक्त स्थान हैं हमें सही शब्दों की मदद से इन्हें भरना है। 2.1.1 मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु और बहते हुए जल की संयुक्त क्रिया के परिणाम स्वरूप शैलपद या पेडिमेंट के सामने संचित भू आकृतियां कहलाती हैं बजादा। 2.1.2 नदी के अपरदन कार्य के कारण नदी तल में बनने वाले गर्त कहलाते हैं जलगर्तिका या पॉट होल्स। चलते हैं प्रश्न संख्या 2.2 की तरफ। 2.2 में हमें कह रहा है स्तंभ ए और स्तंभ बी को मिलाएं।
यानी स्तंभ ए के अंतर्गत जो भी कथन है उन्हें स्तंभ बी के कथनों से हमें मिलाना है। 2.2.1 नदी के कटाव, परिवहन और निक्षेपण कार्य द्वारा विकसित भू आकृति। यहाँ जो 3 कथन स्तंभ बी में है उसमें ऑप्शन 3 जो है वो खुर झील, यह है 2.2.1 का उत्तर। 2.2.2 हिमनद के अपर्दन कार्य द्वारा विकसित भू आकृति, इसका मिलान होगा ऑप्शन 1 के साथ, अरेत। अरेत आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि हिमनद के अपर्दन के फलस्वरूप यह जो आकृति बनी है यही कहलाती है अरेत। इसके बाद 2.2.3 पवन के अपवाहन द्वारा विकसित भू आकृति। अब यहां जो बच गया ऑप्शन 2, यह है हमारा आंसर। आप इन्हीं उत्तरों को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। यहाँ हमें 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को हल करके हमें कुल 4 अंक मिलेंगे, जिसमें 3.2 प्रश्न कह रहा है मरुद्यान का निर्माण कैसे होता है। इसका उत्तर है मरुद्यान का निर्माण मरुभूमि में तेज हवाओं द्वारा बालू तथा धूल कण के उड़ जाने से अनेक छोटे बड़े अपवाहन गर्त या तस्तरी नुमा गड्ढे बन जाते हैं। समय के साथ निरंतर अपवाहन क्रिया के कारण ये गर्त भूगर्भ जल स्रोत से जुड़ जाते हैं। ये गर्त जब भूगर्भ जल से भर जाते हैं तो ऐसे क्षेत्रों में जलाशयों का निर्माण होता है तथा पेड़ पौधों की क्रमिक वृद्धि से इस क्षेत्र में सुखद वातावरण का निर्माण होता है। इस प्रकार शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुद्यान का निर्माण होता है। इसका उदाहरण सऊदी अरब की राजधानी रियाद मरुद्यान का एक अच्छा उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3.3 ऊंची पहाड़ी घाटी में हिम दरारों की उपस्थिति पर्वतारोहियों के लिए समस्या पैदा करती है, भौगोलिक कारण बताएं। इसका उत्तर हिम दरार, जिसे हम अंग्रेजी में क्रेवेस कहते हैं, एक हिमनद में गहरे गर्त या दरार को संदर्भित करता है। ऊंचे पर्वतीय घाटियों में हिम दरारों की उपस्थिति पर्वतारोहियों के लिए समस्या का कारण होता है, जिसके कारण निम्नलिखित दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, कई बार छोटे छोटे हिम दरार बर्फ से ढक जाते हैं, जिससे ये पर्वतारोहियों को दिखाई नहीं देते हैं और पर्वतों पर चढ़ाई करते समय वे इन हिम दरारों में गिर जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब कोई पर्वतारोही इन हिम दरारों में गिर जाते हैं तथा उन्हें बचाने में यदि बचाव दल को 2 दिनों से अधिक का समय लगता है तो सीमित ऑक्सीजन के कारण वे पर्वतारोही जीवित नहीं बचते हैं। और तीसरा पॉइंट है, जब कोई भूकंप या हिमनद आता है तो इन हिम दरारों का आकार काफी बड़ा हो जाता है। इस परिस्थिति में पर्वतारोहियों के लिए इन दरारों को पार करना मुश्किल हो जाता है। तो यह, चूंकि आप जानते हैं 2 अंक का प्रश्न है और मैंने यहाँ 3 पॉइंट दिए हैं, आप इन तीनों में से किसी भी 2 पॉइंट को लिख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4, मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए 3 निवारक उपायों को लिखें। इसका उत्तर जानने से पहले आपको फिर हम याद दिला दें, इस चैनल पर क्लास 10 के बच्चों के लिए जनवरी 2022 में दिए गए एक्टिविटी टास्क के तहत हमने गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास और भूगोल, इन सभी विषयों के प्रश्नों को हल किया है और इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप दिए गए लिंक से संबंधित वीडियो फिर से देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। वास्तव में मरुस्थलों के विस्तार का मूल कारण संसाधनों का अत्यधिक शोषण है, जिसके लिए मानव स्वयं उत्तरदायी है। अतः इसे नियंत्रित करने का प्रयास भी मानव को ही करना होगा। निम्नलिखित उपायों को अपनाकर मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट है, अधिक मात्रा में ऐसी वृक्षों को लगाना जो सीमित नमी में विकसित हो सके। दूसरा पॉइंट है, वायु के मार्ग में वृक्षों की पेटी का विकास करना, जिससे सीमांत क्षेत्रों में मरुस्थल का प्रसार रुक सके। और तीसरा और अंतिम पॉइंट है, चारागाहों का विकास करके अनियंत्रित पशु चारण पर रोक लगाना। तो ये थे प्रश्न 4 का उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ।
प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। यह 5 अंक का एक प्रश्न हमें पूछा गया है। प्रश्न है, उपयुक्त चित्रों की सहायता से लटकने वाली घाटी यानी हैंगिंग वैली तथा मेष शैल या रॉस मुटाने के निर्माण का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर आपके स्क्रीन पर। हिमनद के अपक्षरण द्वारा बनने वाले स्थलाकृतियों में लटकती हुई घाटी तथा मेष शैल या रोसे मुटाने के निर्माण का वर्णन निम्नलिखित किया जा रहा है। लटकती हुई घाटी। मुख्य हिमनद अपने सहायक हिमनद की अपेक्षा बहुत विशाल होने से अधिक कटाव करता है, जिससे मुख्य हिमनद सहायक हिमनद की घाटी की अपेक्षा बहुत गहरी हो जाती है। अतः दोनों के संगम पर सहायक हिमनद की घाटी मुख्य हिमनद की घाटी के ऊपर लटकती हुई प्रतीत होती है। हिमनद के पिघल जाने पर सहायक हिमनद की घाटी से जलप्रपात बनाते हुए मुख्य हिमनद की घाटी में गिरता है। इसे लटकती हुई घाटी कहते हैं। अगला जो रोसे मुटाने हैं उसका उत्तर हमने अगले स्लाइड में दिया है, इसलिए यहाँ हमने कंटिन्यूड लिखा है। आप अपने कॉपी में इस उत्तर के ठीक नीचे अगले उत्तर को लिखें। मेष शैल या रोस मुटाने का निर्माण। हिमनद के मार्ग में आने वाली ऊंची करी चट्टानें हिमनद के घर्षण द्वारा चिकने एवं सपाट टीलों में बदल जाती हैं। ये टीले दूर से देखने पर बैठी हुई भेड़ की पीठ की तरह दिखाई पड़ती है। इसी से इन टीलों को मेष शैल कहते हैं। इनका सम्मुख ढाल चिकना और साधारण होता है, जबकि विपरीत ढाल खड़ा और ऊबड़ खाबड़ होता है। रोसे मुटाने का जो उपयुक्त चित्र है वो यहाँ हमने दे दिया है। इस चित्र को अच्छे ढंग से कॉपी में इसे बना लें। और इस प्रश्न के साथ ही ज्योग्राफी के तहत जो 5 प्रश्न हमसे पूछे गए थे उन 5 प्रश्नों को हमने हल किया। मुझे आशा है आपने इन सभी उत्तरों को पसंद किया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। कुछ कहना हो या आप हमसे कुछ और भी चाहते हैं तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।